हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 1, दैट इज़ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आई नो अब 8th तक तो एसएसटी आप में से बहुत से लोगों को परेशान करती थी, और अब 9th में जाके आपके पास सब्जेक्ट और भी डाइवर्सिफाई हो गए हैं। नाउ यू हैव हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का पोर्शन अलग है एंड इकोनॉमिक्स की एक और बुक ऐड हो गई है। तो मल्टीपल एस्पेक्ट आपके सामने सोशल स्टडीज़ के निकल के आ रहे हैं। डोंट वेरी, परेशान होने की नीड नहीं है। थोड़ा सिंपल तरीके से करके चलो, नोट्स प्रिपेयर करके चलो, ताकि लास्ट में एकदम से बर्डन ना पड़े एसएसटी का। इसको हवा मत बनाओ, साथ के साथ इसको करके चलोगे तो एकदम से बर्डन लास्ट में नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे कंसेप्ट को, हिस्ट्री को, और जब डिटेल में कहानी की तरह सुन के आप चीज़ें समझ के चलोगे ना, तो इतनी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। अब आई नो आप लोग बुक रीड करना, मतलब वर्ड टू वर्ड रीड करना, उसको लिंक नहीं कर पाते हो, स्टोरी नहीं बना पाते हो अपने माइंड में, तो थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है वो, आई नो। बट आप लिंक बना के चलिए तो इतनी मुश्किल नहीं लगेगी चीज़ें। अब मैं ये सब आपको कहानी से बता के चल रही हूँ। इसके बाद जस्ट गो थ्रू, आप अपनी बुक उठाइए, एनसीईआरटी अगर आपके पास है, बुक उठाइए, बुक खोलिए, रीड करिए, और आपको एक एक वर्ड अच्छे से सारी बातें समझ में आएंगी और आप लोग पूरी स्टोरी अपने आगे इमेजिन कर पाएंगे। ओके, तो अब चैप्टर का नाम क्या है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ऑलराइट, फ्रेंच क्या है आपको पता है? फ्रेंच क्या है? यूरोप का एक पार्ट है, कंट्री है एक फ्रेंच, ठीक है। रिवॉल्यूशन की बात करके चलते हैं। अब मुझे बताइए, रिवॉल्यूशन के बारे में आपको क्या पता है? आप लोग बस चैप्टर पढ़ लेते, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि लुई 16 रूलर था, ये था, वो था, ये थी कहानी, वो थी। रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब किसने पढ़ा है कि रिवॉल्यूशन क्या होता है? फर्स्टली, अगर मुझे आपकी बेसिक नॉलेज टेस्ट करनी है तो मैं आपसे पूछूंगी ना कि अच्छा आप रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हो, तो बताओ तो रिवॉल्यूशन होता क्या है। अब 90% बच्चा, मतलब 90% बच्चा तो नहीं बता पाएगा कि रिवॉल्यूशन वर्ड होता क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ध्यान से अब यहाँ समझ के चलेंगे। दो वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड है रिवॉल्यूशन और एक वर्ड है रिवोल्ट। एक वर्ड है रिवॉल्यूशन और एक वर्ड है रिवोल्ट। देखो क्या होता है, जब आप किसी चीज के अगेंस्ट हो, पहले सुनेंगे फिर वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे इसके। जब आप किसी चीज के अगेंस्ट हो, आप आवाज उठा रहे हो, आपने आवाज उठाई, आपने एक लड़ाई छेड़ी, ठीक है। तो वो लड़ाई आपने छेड़ दी, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई, मतलब जिस रीजन से आपने वो लड़ाई छेड़ी थी, आप जो चेंजेस लाना चाहते थे वो चेंज आ नहीं पाए, ठीक है। एक केस हो गया ये। एक केस हुआ, आपने लड़ाई छेड़ी, या आपने मतलब वायलेंट नॉन वायलेंट तरीके से लड़ाई छेड़ी, और आप चेंज लाने में क्या हो गए? सक्सेसफुल हो गए, और वो जो बदलाव आप चाहते थे, जो चेंजेस आप चाहते थे, वो आ गए सोसाइटी में आपकी। चेंजेस कैसे हो सकते हैं? कुछ इकोनॉमी को रिलेटेड हो सकते हैं कि आप पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, भाई वर्कर हूँ, मुझे पैसे ही नहीं मिलते थे, मैं बड़े खुंदस में कि मेरे को तो पेमेंट, जितना मैं काम करती हूँ उतने पेमेंट ही नहीं मिलती, वेजेस ही नहीं मिलती, तो बहुत परेशानी की बात है। तो आप इकोनॉमिकली भी अपसेट हो सकते हो कि मेरे को पसंद नहीं आ रही इकोनॉमिकली जो चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकली भी हो सकते हो कि मुझे तो वोटिंग राइट ही नहीं मिल रहा है। पहले आपको पता होगा ना, वोटिंग राइट वुमेन्स को था भी नहीं। वुमेन की बात करो, डेमोक्रेसी भी नहीं थी पहले तो कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में। तो डेमोक्रेसी धीरे धीरे आई है हर जगह पे। तो ऐसी सब चीजों में चेंज आना इज पॉलिटिकल, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी के नॉर्म्स कितने आपको पता है? आपकी हमारी इंडियन सोसाइटी की मैं बात करके चलूँ, अगर अभी फ्रेंच को हटा दो, तो सती प्रथा होता है, विडो की रीमैरिज को लेके कितने सारे इश्यूज होते थे, वुमेन की एजुकेशन को लेके, फीमेल फोर्टिसाइड पेट में ही लड़की होती थी तो मार दिया जाता था उसको पहले से जेंडर चेक करा के। तो ये सब चीजें सोशल प्रॉब्लम थी जिनके लिए आवाज उठाई गई और इनको बदला गया और इनके लिए कानून बनाए गए। तो ऑल दीज थिंग्स नीड्स क्या, कि जब आप अगेंस्ट हो, आप रिफॉर्म करना चाहते हो, आप चेंज लाना चाहते हो, और आप उस चीज के अगेंस्ट क्लेम कर रहे हो, है ना। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसे कहते हैं रिवॉल्यूशन। मतलब आप समाज में बदलाव लाने में कामयाब हो जाते हो, इफ यू आर सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग द रिफॉर्म इन द सोसाइटी, देन वो कहलाता है रिवॉल्यूशन। एंड अगर कोई चेंज आप नहीं ला पाए हो तो वो सिर्फ रिवोल्ट बन के रह जाएगा, वो रिवॉल्यूशन तक पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर मैं ये लाइन बोलूं कि रिवॉल्यूशन लाने के लिए रिवोल्ट एक बेसिक स्टेप है, बेसिक पहली सीढ़ी है, कि रिवोल्ट अगर करेंगे तभी तो रिवॉल्यूशन आएगा, तो यस इट इज राइट। लेकिन अगर रिवोल्ट सक्सेस नहीं हुआ तो आप रिवॉल्यूशन वाली ऊंची सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं पाओगे, आप रिवोल्ट तक रुक के रह जाओगे। ऑलराइट, तो रिवोल्ट मीन्स क्या? वायलेंट एक्शन अगेंस्ट अथॉरिटी। वायलेंट एक्शन है किसी अथॉरिटी के अगेंस्ट, और स्कोप लिमिटेड है क्योंकि ये सक्सेसफुल ही नहीं हुआ ना, तो ज्यादा लंबे ज्यादा दूर तक तो ये फैलेंगी नहीं चीजें। वही रिवॉल्यूशन क्या होता है? किसी चीज में बदलाव आना, चेंज इन समथिंग, या फिर क्या आ जाना, या फिर हम कहेंगे रिफॉर्म आ जाना। आई गेस ये विजिबल नहीं हो रहा है आपको, वेट। तो रिवॉल्यूशन में हम देखेंगे क्या हो जाता है। रिवॉल्यूशन में आ जाते हैं रिफॉर्म, राइट। रिवॉल्यूशन में आ जाते हैं रिफॉर्म। अब रिवॉल्यूशन, रिवोल्ट ही रिवॉल्यूशन को रिजल्ट देता है। रिवोल्ट सीक्स रिवॉल्यूशन, तो रिवोल्ट होगा, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो वो बन जाएगा रिवॉल्यूशन। दिस इज व्हाट योर वर्ड रिवॉल्यूशन मीन्स। तो अब
एक लॉजिक लगाओ कि फ्रेंच के साथ इन्होंने रिवॉल्यूशन वर्ड यूज करा है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर का नाम है ना, इसका मतलब कि किसी चीज के अगेंस्ट बात की गई होगी, यहाँ पे कुछ लोगों ने की होगी और वो सक्सेसफुल भी हुआ है, तभी नाम में रिवॉल्यूशन लग गया है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हमें समझ में आया कि कुछ कुछ चीजें जिसके अगेंस्ट बात की गई होगी वो सक्सेसफुल हो गई होंगी यहाँ पे, है ना। ओके, तो अब देखते हैं आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि ये रिवॉल्यूशन होने का रीजन क्या था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, ये कब हुआ, किस टाइम पीरियड में हुआ, ये कैसे कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था इसका पूरा, और होने के बाद देन मतलब इसके बाद इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर लेने हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग, व्हाई, व्हेन, हाउ और देन, क्यों हुआ, किस टाइम हुआ, किस तरीके से हुआ, और होने के बाद उसका इम्पैक्ट पे क्या पड़ा इस चीज का। अब स्टडी किस सीक्वेंस में करनी है, देखो फ्रेंच में रिवॉल्यूशन आई 1789 के टाइम पे, ठीक है, कि कैसे मोनार्क सिस्टम एंड हुआ। अब मोनार्क सिस्टम क्या होता है, मोनार्क मतलब होता है जब राजा राज कर रहा है, सिंगल रूलर है, एक रूलर है, वो रूल कर रहा है। तो इससे पहले 1789 से पहले मोनार्क सिस्टम था, तो क्या कहानी थी, मोनार्क सिस्टम एंड हुआ एंड आफ्टर दैट नेपोलियन रूल जब आया ना, पहुंचेंगे अभी तो यहाँ तक हम धीरे धीरे, देखो 1789 से 1804 तक यहाँ तक हमें ट्रैवल करके जाना है, अभी तो टाइम है हमारे पास बहुत, ठीक है। 1804 में जो ये नेपोलियन आया, तो नेपोलियन के बाद कैसे ये मोनार्क रूल जो खत्म हो गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन यहाँ पे 1789 के टाइम पे, वो दोबारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन आ रहा होगा क्या इंडिया पढ़ना है, फ्रेंच भी पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब बेटा चीजें जाननी जरूरी है, सोसाइटी कैसे चल रही है, यू शुड नो अबाउट ऑल दीज, चीजें कैसे हो रही थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, तो ये सब पता होना जरूरी है। आज देखो नाम सुनो अगर कि कंट्रीज के नाम सुन रहे हो, जैसे कोविड-19 के चक्कर में आप लोगों को नाम सुनने को मिल रहा है, पता ही नहीं है, और अगर अभी आपको नाम पता चले इटली और ये आप सुनो फ्रांस और ये सब, तो आपके दिमाग में होगा कि हाँ यार ये कहानी तो हमने पढ़ी, हमें तो पता है कि यहाँ पे चीजें कैसी कैसी हुई हैं। तो फ्लॉज, पॉजिटिव, नेगेटिव चीजें हर जगह की पता होनी चाहिए, ठीक है। और सिलेबस का पार्ट है, सबसे बड़ी बात तो आप खुद से तो पढ़ने सर्च करने नहीं बैठता है कोई भी बच्चा, आई नो, बट सिलेबस का पार्ट है, तो इससे इसलिए डिटेल में नॉलेज ले लो किसी चीज़ की। बैकग्राउंड की बात करते हैं, ठीक है। 1774 में क्या हुआ था, 1774 में लुई 16 थे, इनके नाम के आगे लगा देते, जैसे लुई फर्स्ट हुआ होगा, उसके बाद किसी ने अपने बेटे का नाम रखा तो उसको लुईस फिर 1 हो गया, लुईस 2 हो गया, इस तरीके से ये लुई 16 इनका नाम था। लुई 16 बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, बर्बन या बर्बन बिस्किट अगर किसी के दिमाग में आ रहे हो तो यस, बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे, और इन्होंने फ्रांस का क्या करा, थ्रोन लिया, मतलब राजा बन गए वहाँ के, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो। अब 20 ईयर ओल्ड थे, रूलर बन चुके थे फ्रांस के, इनकी जो शादी थी वो ही ऑस्ट्रियन की, अब इनकी जो मैरिज थी वो मैरिज हुई इनकी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस मैरी से, ठीक है, यहाँ पे इनकी शादी हो चुकी है। अब जब ये रूलर बने हैं तो इन्होंने देखा कि इनकी जो ट्रेजरी थी ना, जो इनका खजाना था वो बिल्कुल खाली पड़ा है। अब राजा तो कोई भी ये सोच के बनता, भाई राजा की पोस्ट सोच रहे हो आप, कितना पैसा, कितनी लग्जरीज, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो अब इनकी वाइफ भी जो थी वो बहुत ज़्यादा, जैसे हम फैशनेबल कहेंगे, जैसे आजकल के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं बहुत फैशनेबल है, फैशनेबल, इनकी ड्रेसेस और इनके हेयर स्टाइल्स को देखने ही लोग दूर दूर से आते थे, कितनी फेमस पर्सनालिटी थे ये। लेकिन जब ये आए और रूल संभाला, इन्होंने गद्दी पे बैठे, तो इन्होंने देखा कि इनकी ट्रेजरी एम्प्टी है, भाई खाली है, ऐसा कैसे हो गया, मैं राजा, इतनी बड़ी मेरी ये पूरी जो है शासन की वो है, और मेरे यहाँ पे सारा खजाना जो है वो खाली पड़ा है। तो अब सोच में पड़ गई है, अब इन्होंने बुलाया भैया मंत्रियों को, भैया क्या कारण है ये सब कुछ खाली क्यों पड़ा है, इन्होंने फाइंड करना स्टार्ट करा कि क्या रीजन है ये सब खाली होने का। तो अब देखिए इनको क्या क्या रीजन मिले कि इनकी जो तिजोरियां कह लो या इनकी जो खजाने कह लो वो खाली पड़े थे। तो सबसे पहली बात तो बहुत समय से लड़ाइयाँ उस टाइम पे, आपको पता है ना, इसने इसको कब्जा कर रखा है, इसने इसको कब्जा कर रखा है, इसने इसको अपना रूलर मतलब कॉलोनी बना रखा है, ये सब बहुत चल रहा था उस टाइम पे। इंडिया भी तो उस टाइम पे ब्रिटिशर के अंडर ही था ना 1700 के टाइम पे, 1947 में आज़ादी मिली हमें। तो सबसे पहला कारण तो यही था कि क्या था, बहुत समय से लड़ाइयाँ चल रही थी, जिस वजह से लड़ाइयों में पैसा तो लगेगा, हथियार चाहिए, आपको सिपाहियों को पैसा देना है, तो लॉन्ग ईयर ऑफ वॉर ड्रेन फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब बेटा पॉइंटर्स में लिखा है, क्वेश्चन आएगा सीधा एज इट इज आंसर देना है, आप लोगों के लिए ऑलरेडी पॉइंट्स में यहाँ पे कहानी लिख दी है, सुनो, 2 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा, एग्जाम में एज इट इज आंसर लिख के आना है, ऑलराइट, भागना नहीं है इधर उधर। हाँ, बुक एक बार जरूर एनसीईआरटी रीड कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि जितना पढ़ा रही हूँ सब वहाँ पे है और सारी चीजें आपको समझ में आ रही है, कोई मुश्किल कहानी नहीं लग रही है। दूसरी चीज क्या हुई कि जो कोर्ट को मेंटेन करने का खर्चा होता था, वो जो था वो इनका इनका एक वो था, पैलेस था इनका, वर्सिलीज ऑफ पैलेस ऑफ वर्सिलीज बोला जाता है। अब देखो घर आप लोग बना लेते हो, घर बन गया, किसी का बहुत सुंदर सा घर बना है, बहुत इंपोर्टेड चीज़ें उसने लगा रखी हैं वहाँ पे,
टेक्नोलॉजिकल चीजें लगा रखी हैं, बहुत कुछ, मॉड्यूलर किचन बना रखी है, तो घर बन तो गया, ओके, कॉस्ट लगी, अच्छा खासा पैसा लगा, बट घर की रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराने का भी तो खर्चा आता है ना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी तो मांगता है ना इतना बड़ा घर। तो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी बहुत पैसा मांगती थी। अब इन्होंने पैलेस ऑफ वर्सिलीज बनाया, इतना सुंदर बनवाया, इतनी अच्छी अच्छी चीजें वहां पे लगवाई, मिरर वर्क बहुत सारा करवाया वहां पे। अब खर्चा तो मांगेगा आगे, तो वो खर्चा भी, वो उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा यहाँ पे लगता था। ठीक है, फिर इसके अलावा महानता दिखानी है अपनी। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा दुश्मन है और आपका कोई दुश्मन है और हम दोनों का सेम दुश्मन है, तो हम दोनों तो ऑटोमेटिकली दोस्त हो गए। हम लोग तो हाथ मिला लेंगे अपने दुश्मन को मजा चखाने के लिए। अब मान लो मेरे पास पैसे कम है, आपके पास पैसे ज्यादा है, हम दोनों दोस्त हैं आपस में और हमें अपने दुश्मन को मजा चखाना है, तो अब आप मेरी मदद तो करोगे ही ना। आप मेरी मदद करोगे कि कुछ ना कुछ हम प्लान सोचे, या आपके पास मुझसे दिमाग ज्यादा है तो आप कुछ ना कुछ आइडिया सोचोगे, तिगड़म लगाओगे कि हम कैसे उसको मजा चखा सकते हैं। राइट, तो यही हो रहा था। फ्रांस ने भी अमेरिका की 13 कॉलोनीज की हेल्प करी थी कि वो आजाद हो जाएं जिनके कब्जे में वो हैं। ठीक है, ब्रिटेन के कब्जे में 13 अमेरिकन कॉलोनी थी, तो फ्रांस ने उनकी हेल्प करी कि वो ब्रिटेन से आजाद हो जाए। यानी हमें समझ में आया कि फ्रांस और अमेरिका का उस टाइम पे दुश्मन, कॉमन दुश्मन कौन था? ब्रिटेन था। ऑलराइट, ठीक है, ये बात भी समझ में आई। इसमें भी इसने बहुत सारा पैसा गवाया अपना, प्लस इसके लोन बहुत ज्यादा बढ़ गए। इस सब चीजों में पैसा लगा रहा है तो लोन तो ले रहा था ये हर जगह से, तो लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया और इसके ऊपर 2 बिलियन लीवरेज का लोन हो गया। अरे बाप रे, इतना सारा पैसा। लीवरेज यहाँ की करेंसी थी, ये तो पता चल गया। जैसे हम रुपीज बोलते हैं ना, करोड़, मतलब जो आप रुपीज में यूज करते हो, ये सारी करेंसीज होती हैं। तो इसकी यहाँ पे उस टाइम पे करेंसी क्या थी? फ्रांस की लीवरेज। ओके, तो डेप्ट जो था वो 2 बिलियन लीवरेज तक पहुंच गया। इसका डेप्ट पहुंच गया, उधारी तो थी प्लस ब्याज भी, इंटरेस्ट भी चुकाना बड़ी मुश्किल काम हो गई इनके लिए। तो जो लेंडर्स थे, जो लोन देने वाले थे, उन्होंने कहा भाई हम तो 10% इंटरेस्ट लेंगे लोन पे। इसीलिए गवर्नमेंट को जो था क्या करना पड़ा? गवर्नमेंट को इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा गवर्नमेंट पे बढ़ा। जब इंटरेस्ट पेमेंट का खर्चा गवर्नमेंट पे बढ़ा तो खर्चे बढ़े, तो सारे धीरे धीरे करके आपका पूरा खजाना क्या होता रहेगा? खाली होता रहेगा, पैसा तो कम होता रहेगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा छोटे मोटे कामों के लिए तो राजाओं को, मतलब अपनी प्रजा पे खर्च करने के लिए या अपनी एरिया में खर्च करने के लिए, छोटे मोटे कामों के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं। जैसे आर्मी पे करना है, कोर्ट पे करना है, गवर्नमेंट ऑफिस चलाने हैं, तो ये तो खर्चा, नॉर्मल खर्चा होता ही होता है। बट क्यों मेजर खर्चे हुए ये हमने देखा, लड़ाइयों में खर्च कर रहे थे। पैलेस ऑफ वर्सिलीज पे खर्च करना है मेंटेन करने के लिए। आगे अपने अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प करी ब्रिटेन के साथ लड़ाई में, वहां आपने बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर दिया। प्लस उधारी तो इतनी ज्यादा थी आप पे, तो उधारी पे इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया था, इंटरेस्ट का बर्डन, वो आप अपने खजानों से पेमेंट कर रहे थे। प्लस जो रोजाना के, रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, वो भी एक बर्डन बनते जा रहे थे, क्योंकि पैसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है हमारे पास। तो अब क्या करे सरकार? जैसे अभी आपने आजकल की न्यूज में सुना होगा कि कोविड-19 के चलते गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि गवर्नमेंट के पास तो पैसा कम हो रहा है। आपने भी सुना होगा कि बहुत सारी लिकर शॉप्स खोल दी गई हैं। तो क्यों? पैसा कम है, गवर्नमेंट को पैसा कमाना है, लिकर शॉप खोलो, थोड़ी मोड़ी स्टेशनरी की दुकान खोलो, आप बेसिक कपड़ों की थोड़ी दुकान खोल के धीरे धीरे रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है, क्योंकि पैसा खत्म हो रहा है गवर्नमेंट के पास रन करने के लिए। कोविड-19 से फाइट करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो सरकार के पास पैसा कहाँ से आएगा? पब्लिक पैसा देती है, वहीं से तो पैसा पहुंचता है ना। तो यही यहाँ पे फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिमाग चलाया, कहा कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैक्स बढ़ा देंगे। ट्रेजरी बढ़ाने, ट्रेजरी का इम्पैक्ट इन्होंने क्या करा कि खाली तिजोरियां हैं हमारी, कारण देखा हमने, तो अब तो हम करेंगे टैक्स बढ़ाएंगे। और ये टैक्स सिस्टम अभी मैं आपको आगे थोड़ा सा, बस 2 मिनट रुकिए, भी समझाऊंगी यहाँ पे। ये बात क्लियर हुई कहानी यहाँ तक की? जी, बहुत अच्छे से क्लियर हुई। उसके बाद फ्रांस की जो सोसाइटी थी, यहाँ पे जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो कैसी थी, क्या स्ट्रक्चर चल रहा था, क्या चीजें चल रही थी? तो देखिए, इंडिया की सोसाइटी की मैं बात करूं, आई होप आप लोगों ने पहले ये कहानी सुनी होगी। तो इंडिया की सोसाइटी ऐसे डिवाइडेड है कि इंडिया की सोसाइटी में ब्राह्मण है सबसे टॉप पे, देन क्षत्रिय, देन वैश्य, देन शूद्रास। ब्राह्मण को कहा जाता है पंडित, पुजारी वगैरह जो लोग होते हैं वो इसमें जाते थे, पुरानी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर बना रखा था। क्षत्रिय कहलाते थे, ये जो होते हैं ये वॉरियर होते हैं, लड़ाई वगैरह करने का काम करते हैं। वैश्यास बिजनेसमैन, पैसा कमा के लाने का काम करते हैं। शूद्रास जो होते थे अनटचेबल, जिनके साथ जो था बहुत एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर किया जाता था। ब्राह्मण ने अपने आप को टॉप पे रखा हुआ था इस हिरार्की में, इस पूरी चेन में। तो ये कहीं क्या लिखी हुई थी बात? ये क्या कहीं लिखी, मतलब किसी कानून में लिख दी गई थी कि ऐसे स्ट्रक्चर होना चाहिए सोसाइटी का, यही स्ट्रक्चर रहेगा? नहीं ना, ये तो सोसाइटी का क्रिएट किया हुआ स्ट्रक्चर था, जिसे बना दिया गया और जिसे परमानेंट कर दिया गया। और उसकी वजह से टॉप क्लास के लोग जो थे वो लो क्लास के लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। इसी वजह से बहुत सारे चेंजेस आए। इसी वजह से आप देखते हो रिजर्वेशन वगैरह जो हम देने लगे हैं, चीजें होने लगी है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पे ये टॉप क्लास लोग इन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। राइट, तो ये चीज इंडिया का सिस्टम था। बट अभी इंडिया के बारे में हम चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं फ्रांस की। ये बता दिया ताकि आप लोग लिंक कर पाओ। इसी तरीके से वहां की सोसाइटी भी डिवाइडेड थी 3 पार्ट में। फर्स्ट स्टेट,
सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जाते थे क्लर्गी, जो चर्च था ना, चर्च होते, चर्च के ओनर्स होते थे इस ग्रुप में। सेकेंड स्टेट में जाते थे नोबिलिटी, नोबल्स लोग, जिसमें जमींदार, रिच और एलाइट, अच्छी खासी पीपल, अमीर, बहुत अमीर घराने के लोग जाते थे। थर्ड स्टेट में कॉमनर्स या पीजेंट्री बोलते थे हम लोग, जैसे कि बिजनेसमैन हो गए, छोटे मोटे कोर्ट के ऑफिशियल कोर्ट में काम करने वाले, लॉयर्स हो गए, स्मॉल फार्मर हो गए, आर्टिशियंस हो गए और सर्वेंट हो गए। अब ये टॉप पे अपनी अपनी चलाएंगे, ये बेचारे रह गए। 90% पॉपुलेशन पूरी ये थी और सिर्फ 10% जो थे वो ये लोग थे, है ना। ये 90% लोग हैं, 10% पॉपुलेशन ये है, प्लस 60% एरिया पे ये रह रहे हैं और 40% एरिया इनको दे रखा है। देख रहे हो कितनी नाइंसाफी। 90% पॉपुलेशन पूरी की पूरी, मान लो 100 लोग हैं तो 90 लोग इसमें आते हैं और ये सिर्फ 40 किलोमीटर की जगह पे रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मान रही हूँ मैं, 40 गज एरिया फॉर एग्जाम्पल ले लो कि रह रहे हैं, और वहीं ये तो सिर्फ 10% लोग हैं, यानी 100 में से सिर्फ 10 लोग हैं और इनको इतनी सारी जगह चाहिए और ये रहने के लिए। तो ये शो कर रहा है ना डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, कैसे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। इन लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, ये लोग आवाज उठाएंगे अपने राइट के लिए। तो यही चीज यहाँ फ्रेंड्स की सोसाइटी में हम देखेंगे आगे। अब हुआ क्या, कुछ फैक्ट अगर हम देखें तो द फैक्ट वाज कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन बिलोंग्स टू थर्ड स्टेट, ये मैंने अभी आपको बताई, और 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। लैंड तो ज्यादा ये लोग लेके बैठे हैं और पॉपुलेशन सारी की सारी थर्ड स्टेट में रह रही है। प्लस ये लोग टैक्स लगाते थे। अपर जो टू स्टेट थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, ठीक है, क्लर्गी और नोबल्स, ये लोग टैक्स लगाते थे और पे किसको करना पड़ता था, थर्ड स्टेट को। पूरी टैक्स उसको पे करना पड़ता था। ऊपर जो ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हैं, इनकी सारी बातें मानना, इनके सारे बिहेवियर को टॉलरेट करना, थर्ड स्टेट पे बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट था। थर्ड स्टेट के साथ बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेटिव बिहेवियर हो रहा था। अब टैक्स की बात करें तो टैक्स चार्ज करते थे ये, ठीक है। तो टैक्स जो चार्ज करते थे वो टैक्स चार्ज करते थे टिथेस, थर्ड स्टेट देता था चर्च को। वही टैक्स दो फॉर्म में लिया जाता था, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो था वो था टेल कह सकते हो, और इनडायरेक्ट टैक्स जो था वो लगता था किस पे, जैसे आप रोजाना की जो चीजें लेते हो, सॉल्ट लेते हो, टबैको लेते हो, इन सब पे इनडायरेक्ट टैक्स लगता था। ये तो समझ में आई बात। लेकिन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, नॉर्मल कनेक्शन से समझिए। डायरेक्ट टैक्स होता है जिस पर्सन पे लग रहा है वही पर्सन जाके सरकार को टैक्स पे करके आएगा। मतलब जिस पे बर्डन आ रहा है टैक्स का, वही पर्सन पे कर रहा है। जैसे कि आपका इनकम पे टैक्स लगता है ना, इनकम टैक्स आप देते हो ना, तो मेरी इनकम पे लग रहा है और मैं ही लाइबल हूँ गवर्नमेंट को पे करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकती मेरे बदले जी ये वाला पर्सन दे के आ जाएगा टैक्स, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वही इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूँ तो आजकल जीएसटी आ गया है। अभी अगर आपको इनके कंसेप्ट पता नहीं है तो मैं बस इंडिया के कंटेक्स्ट में आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ। आपको ये डिटेल में नहीं जानने हैं, बस आपको ये जानना है कि फ्रांस में डिटेल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो टाइप के टैक्स लग रहे थे। इनडायरेक्ट टैक्स साल्ट और टबैको पे, और ये जो डायरेक्ट टैक्स था ये किस नाम से था, और एक टैक्स और लग रहा था जो थर्ड स्टेट चर्च को पे करती थी, डेट इज टिथेस। तो ये बस मैं आपके समझने के लिए आपको बता रही हूँ। जीएसटी है और आपका सर्विस पे टैक्स लगता है ना, ये सारी चीजें। फॉर एग्जाम्पल आप कोई कुछ खाने की आइटम लेके आते हो, या आप कहीं पे जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैकडी गए, हम खाना कुछ भी ऑर्डर किया, बर्गर वगैरह ऑर्डर करे हमने, और बिल देखा, बिल पे सर्विस टैक्स लगा हुआ था, ठीक है। सर्विस टैक्स फॉर एग्जाम्पल मान लो 200 का बिल आया, प्लस टैक्स लग के हमारा पूरा बिल बैठा 249 का, फॉर एग्जाम्पल मैं मान रही हूँ 49 रुपीज का टैक्स लग गया। तो क्या ये 49 रुपीज का टैक्स आप गए थे गवर्नमेंट को देने? नहीं, आपने क्या किया, आपने मैकडी में जाके वहां पे काउंटर पे ये पैसे जमा कर दिए। अब मैकडी वाले जो है, ये पैसा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई गवर्नमेंट को जमा कराने की? सर्विस टैक्स उन लोगों की हो गई। तो टैक्स पे तो मैंने किया, बर्डन तो मुझ पे, मतलब टैक्स जो था बर्डन तो मुझ पे पड़ा टैक्स का, लेकिन पे कौन करके आएगा गवर्नमेंट को? कोई और पर्सन। तो ये टाइप के जो टैक्स होते हैं ये होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ये बस मतलब समझाने के लिए था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या है, ठीक है। कहानी ये थी, ये आपको यहाँ से इस चैप्टर से रिलेटेड दिमाग में रखना है। ये शॉर्ट नोट्स है, इसको अपने पास बना भी लो शॉर्ट फॉर्म में, ताकि कोई क्वेश्चन लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तब मैं बताऊंगी आप इस नोट्स की हेल्प से कैसे वहां पे आंसर कर सकते हो। ऑलराइट, तो अगला आगे के टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो टॉपिक, तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी अगला मैं आगे का टॉपिक कवर कराऊं तो आपके पास पहले से पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।